इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य ए कॉन्टिनेंट थ्रू थ्री कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले के लेक्चर में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, जैसे कि इस चैप्टर का फोकस पॉइंट क्या है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान चुके हैं, रोमन साम्राज्य के जो इतिहास के स्रोत हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, रोमन साम्राज्य की पृष्ठभूमि, रोमन साम्राज्य के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और रोमन साम्राज्य का इंट्रोडक्शन भी हम जान चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम साम्राज्य के आरंभिक काल से, यानी कि इस लेक्चर में हम साम्राज्य के आरंभिक काल के बारे में जानने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा और फिर उन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आपके चैप्टर से रिलेट किया जाएगा। इससे आपको दो तरीके से मदद मिलेगी। पहली मदद तो ये मिलेगी कि आपको चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, ये लेक्चर बहुत ही इजी लगेगा, आपको बोरियत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आपको फैक्ट सुनने में मज़ा आता है, मुझको पता है। और दूसरी बात ये होगी कि जब हम उन फैक्ट्स को आपके चैप्टर से रिलेट करेंगे तो आप इस चैप्टर को कभी भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जो फैक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं और जिस चीज़ को आप इंटरेस्ट के साथ करते हैं, वो चीज़ कभी भी आप भूलते नहीं हैं। तो जब वो फैक्ट्स इस चैप्टर के साथ रिलेट हो जाएंगे तो आप इस चैप्टर को कैसे भूल पाएंगे। तो दो तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपकी मदद करेंगे इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने में। तो वो जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं मैं इस चैप्टर में, इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना है और फिर बहुत ही इजी चैप्टर यह है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं साम्राज्य के आरंभिक काल से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम रोमन साम्राज्य के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल के बारे में, आरंभिक यानी कि आरंभ का, पहले का, शुरुआत का, बिल्कुल पहले का, जब रोमन साम्राज्य का उदय हो रहा था उस काल के बारे में हम इस कॉलम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, एक बात आप समझिएगा, जब भी हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, जब भी किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं या फिर उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे मैं आपको ये चैप्टर करवा रहा हूँ, ईज़ी रहे इसलिए एक टॉपिक एक लेक्चर में, यानी कि एक चैप्टर के कई पार्ट्स बना बना देता हूँ, कई लेक्चर बना देता हूँ एक चैप्टर के। तो इससे क्या होगा, ईज़ी रहेगा, आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा और बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएँगे। अब मैथ में आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो नंबर को कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रियल नंबर, इर्रियल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, कितने सारे पार्ट्स बना देते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़िएगा, किसी भी टॉपिक को पढ़िएगा, उसकी बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी, बहुत सारे पार्ट्स उसको मिले, बहुत सारे पार्ट्स उस टॉपिक के आपको मिलेंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ को आसानी से समझने के लिए, किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से समझने के लिए हम उसको कैटेगराइज़ कर देते हैं, उस टॉपिक को कैटेगराइज़ कर देते हैं, उस टॉपिक के बहुत सारे पार्ट्स कर देते हैं, उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो। इसलिए हमने रोमन साम्राज्य, जब हम रोमन साम्राज्य का अध्ययन करते हैं, रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने भी रोमन साम्राज्य को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहला काल पूर्ववर्ती काल, सबसे पहला काल पूर्ववर्ती काल और दूसरा भाग कौन सा है, परवर्ती काल। पूर्ववर्ती यानी कि पहले का और परवर्ती यानी कि बाद का, और उनके बीच में समय आता है तीसरी शताब्दी का, यानी कि तीसरी शताब्दी से पहले का जो समय था, तीसरी शताब्दी से पहले का जो समय था उसको हम रोमन साम्राज्य का पूर्ववर्ती काल कहेंगे और तीसरी शताब्दी के बाद का जो टाइम था उसको हम परवर्ती काल कहेंगे। परवर्ती यानी कि बाद का और पूर्ववर्ती यानी कि पहले का। तीसरी शताब्दी से पहले का काल, तीसरी शताब्दी के बाद का काल। हमने क्यों डिवाइड किया रोमन साम्राज्य को दो भागों में, ताकि हम इजीली इसका अध्ययन कर सके। और किस आधार पर हमने तीसरी शताब्दी को सेंटर में लिया, हमने तीसरी शताब्दी को सेंटर में इसलिए लिया क्योंकि तीसरी शताब्दी से पहले की परिस्थितियाँ कुछ अलग थीं और तीसरी शताब्दी के बाद परिस्थितियाँ बदलने लगी। तीसरी शताब्दी से पहले जो रोमन साम्राज्य था वो फल फूल रहा था, उदय हो रहा था और अपने विकास के चरम पर था, लेकिन तीसरी शताब्दी के बाद वो धीरे 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 टूटने लगा, उस रोम साम्राज्य का पतन होने लगा। तो इसलिए हमने तीसरी शताब्दी को सेंटर में लिया है, तीसरी शताब्दी को चुना है। उससे पहले का काल
पूर्ववर्ती, तीसरी शताब्दी के बाद का काल परवर्ती। तो इस तरह हमने रोमन साम्राज्य को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, जिसको पूर्ववर्ती और परवर्ती काल कहते हैं। तो इस कॉलम में हम रोमन साम्राज्य के पूर्ववर्ती काल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह की वहाँ पर भाषाएं थीं, संस्कृतियाँ किस तरह की थी, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, हर तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, ऊपर वाला पैराग्राफ तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये वाला। ठीक है, नीचे से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2 महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। 2 महाशक्ति, कौन सी 2 महाशक्ति? एक तो रोम साम्राज्य और दूसरा हमारा ईरान साम्राज्य। ठीक है, तो सबसे पहले रोम साम्राज्य में हम उसकी संस्कृति और उसकी भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। रोम साम्राज्य का जो पूर्ववर्ती काल था, जो आरंभिक काल था, उसकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं थी, जो उसकी भाषा की विशेषताएं थी, सबसे पहले हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और इस जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कहीं कहीं हम ईरान साम्राज्य का भी जिक्र करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन करेंगे हम ईरान साम्राज्य का और रोम साम्राज्य का। हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन क्यों करते हैं? ताकि हमें समझने में आसानी हो कि ये चीज़ उस अपने टाइम में, रोम साम्राज्य अपने टाइम में कितना बेहतर था, कितना बुरा था, उसका हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा उसी के टाइम के साम्राज्य के साथ। आज के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ज़माना बदल जाता है। लेकिन हम रोम साम्राज्य के जो कसौटी है, रोम साम्राज्य को अच्छा या बुरा मापने की जो कसौटी है, उसकी तुलना अगर हम ईरान से करते हैं तो हम अच्छी तरीके से उनके बीच के डिफरेंसेस को, उनके बीच की भिन्नताओं को जान पाएंगे और एक अच्छा कंक्लूजन हम निकाल पाएंगे। इसलिए हमने कई बहुत सारी जगह पर रोम साम्राज्य की तुलना ईरान साम्राज्य से की है। ओके, तो आप समझ गए हैं ना कि हम क्यों ईरान साम्राज्य से बार बार रोम साम्राज्य की तुलना कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सके कि रोम साम्राज्य अपने समय में, उसके टाइम पे कितना अच्छा था, कितना बुरा था। तो यहाँ पर हम उनकी संस्कृतियों की जो ईरान की संस्कृति थी और जो रोम की संस्कृति थी, उनके बीच में अंतर देखने की कोशिश करेंगे। जो ईरान की संस्कृति थी वो विविधतापूर्ण नहीं थी। जो रोम की संस्कृति थी वो विविधतापूर्ण थी। विविधता यानी कि अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनते थे, अलग अलग तरह का विश्वास करते थे, अलग अलग चीज़ों पर विश्वास करते थे, देवी देवता अलग थे, उनका खान पान अलग था, रहन सहन अलग था। अलग अलग समुदाय के लोग थे, अलग अलग तरह के लोग थे, किसमें? रोमन साम्राज्य में। लेकिन ईरान साम्राज्य में ऐसी कोई भी विविधता हमें देखने को नहीं मिलती। आगे लिखा हुआ है, इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे और जिन लोगों ने शासन किया वो भी ईरानी थे। ये जो पार्थियाई और साशानी वंश थे ईरान साम्राज्य के, उन्होंने बहुत लंबे समय तक ईरान पर शासन किया। वो ईरान संस्कृति से, ईरानी संस्कृति से संबंध रखते थे। कौन? पार्थियाई और साशानी। उन्होंने ईरान पर शासन किया और जिन लोगों पर शासन किया वो भी ईरानी थे, यानी कि शासक भी ईरानी, प्रजा भी ईरानी। तो कोई भी विविधता हमें ईरान साम्राज्य में देखने को नहीं मिलती। लेकिन रोम साम्राज्य में बहुत सारी विविधता हमें देखने को मिलती है। देखिए, जैसे इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अब इस लाइन को बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। इस लाइन को समझते समझते हम बहुत दूर चले जाएंगे, है ना, लेकिन फोकस हमारा इसी लाइन पे रहेगा। इसके विपरीत रोम साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मूल मिला जुला रूप था जो मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। सबसे पहली बात, रोम साम्राज्य आप पढ़ चुके ना, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। अलग अलग महाद्वीप थे, अलग अलग क्षेत्र थे, तो अलग अलग वहाँ पर लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह के वहाँ पर लोग मिलते हैं। कहाँ पर? रोमन साम्राज्य में हमें। और ये नहीं कि वहाँ पर कोई एक शासक है, शासक होता था, राजा होता था, शासक होता था, सम्राट होता था, लेकिन जो व्यवस्था चलाई जाती थी, जो भी शासन चलाया जाता था, वो सीनेट द्वारा चलाया जाता था। सीनेट एक संस्था होती थी जिसमें कि जो धनी लोग होते थे, थोड़ी देर में इसके बारे में आप जानेंगे, लेकिन मैं आपको अभी समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। ईरान में क्या पढ़ा हमने? एक राजा था, उसकी प्रजा थी, राजा भी रानी था और प्रजा भी रानी थी। लेकिन रोम साम्राज्य में क्या होता है? कोई भी रोमन नहीं होता,
जो लोग होते हैं वो भी अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग समुदाय के होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लोग भी अलग होते हैं। उनकी कोई एक साझा संस्कृति नहीं होती, अलग अलग संस्कृतियों के होते हैं, उनके ग्रुप्स अलग होते हैं लोगों के। अब बात करते हैं राजा की। राजा तो रोमन होना चाहिए? नहीं, राजा होता है रोमन होता है, वंश चलते हैं, रोमन वंश के चलते हैं, कई बार वंश भी बदले हैं रोमन साम्राज्य में। लेकिन जो वास्तविक सत्ता होती है रोमन साम्राज्य की, जो वास्तविक सत्ता थी वो राजा में नहीं थी। ईरान में तो राजा था ईरानी, वो अपना सब कुछ चलाता था, जो सम्राट था वो सब कुछ चलाता था। लेकिन रोमन साम्राज्य में क्या था, सम्राट तो होता था, सम्राट होता था, लेकिन जो व्यवस्था थी वहाँ पर वो सीनेट द्वारा चलाई जाती थी, सीनेट द्वारा चलाई जाती थी। अब सीनेट क्या था? सीनेट लोगों का एक ग्रुप था, लोगों का ग्रुप था, जिसको आप सरकार कह सकते हैं। आज जिस हम सरकार कहते हैं ना, कि हम सरकार को चुनते हैं, लोगों को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और वो आगे मिलकर क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, और वो सरकार फिर सारी व्यवस्था संभालती है देश की। ऐसा ही रोमन साम्राज्य में था, बस फ़र्क इतना था कि वो लोग अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनते नहीं थे। सीनेट व्यवस्था चलाती थी जिसमें बहुत सारे लोग होते थे, और वो लोग अभिजात वर्ग के होते थे। अभिजात वर्ग के यानी कि अमीर लोग, पद प्रतिष्ठा वाले धनी लोग, अमीर लोग होते थे। तो अमीर लोगों का एक ग्रुप होता था जिसको सीनेट कहा जाता था, और वो सारी व्यवस्था चलाते थे, ना कि राजा चलाता था। ठीक है ना? राजा कोई व्यवस्था नहीं चलाता था, हालांकि सम्राट होता था, राजा होता था, लेकिन वो व्यवस्था नहीं चलाता था। जबकि सीनेट व्यवस्था चलाती थी, जिसमें कि रोम साम्राज्य के धनी लोग होते थे। क्लियर यहाँ तक? अब जो धनी लोग होते थे, जो सीनेट है उसको आप एक तरह से सरकार मान सकते हैं, यानी कि वो पूरे साम्राज्य का शासन चला रही है। अब सीनेट भी बहुत सारी विविधताओं से भरी हुई थी, बहुत सारी विविधता। पहले तो उसमें जो रोम था, इटली का जो रोम है, वहाँ के लोग थे, सिर्फ और सिर्फ रोम के लोग। लेकिन धीरे धीरे उसमें इटली के ज़मींदार भी शामिल होने लगे, फिर दूसरे इलाके के लोग भी शामिल होने लगे। तो जो सरकार थी, जो हमारा रोम साम्राज्य है, उसको अर्ध गणतंत्र भी कहा जाता है। गणतंत्र यानी कि लोकतंत्र, आधा लोकतंत्र। आधा लोकतंत्र इसलिए क्योंकि वहाँ पर सरकार भी थी जिसको सीनेट कहा जाता था, और राजा भी था। ठीक है? तो क्या है, हम किस तरह विविधता देखते हैं कि जो रोम साम्राज्य का शासन करती थी संस्था सीनेट, उसमें भी विविधताएं थी और लोगों में भी विविधताएं थी। जबकि ईरानी जो साम्राज्य था उसमें ना तो लोगों में विविधताएं थी और ना ही शासक में कोई विविधता थी। ठीक है? क्लियर? यहाँ तक समझ गए कि रोम साम्राज्य में किस तरह विविधता मौजूद थी? ओके, यहाँ पर यही बात लिखी गई है। मिला-जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लोग अलग थे, अलग-अलग इलाके से थे, अलग-अलग समुदाय के थे, अलग-अलग भाषा बोलते थे, लेकिन आपस में जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक सरकार शासन करती थी और सरकार के लोग भी अलग-अलग समुदाय से थे, सब जुड़े हुए थे, हालाँकि सब अलग थे। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट में बता सकते हैं। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातीनी तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के लोग लातीनी भाषा बोलते थे और लिखते थे, और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया, जो कि लातीनी भाषी था, और साइरेनाइका के बीच से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी कि सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते हों और कोई भी भाषा बोलते हों। अब रोम साम्राज्य की भाषा पर विचार करते हैं। बहुत सारी भाषा थी रोम साम्राज्य में, बहुत सारी। आपके नाम नहीं दिए गए, 2 मेन भाषाएँ थी। भाषाएँ बहुत सारी थी क्योंकि लोग अलग-अलग थे, अलग-अलग समुदाय के थे, तो भाषाएँ भी बहुत सारी थी। लेकिन 2 भाषाएँ प्रमुख थी। कौन-सी भाषा? सबसे पहली भाषा लातीनी और दूसरी भाषा यूनानी। तो 2 भाषाएँ प्रमुख थी, लातीनी और यूनानी भाषा। और कहाँ-कहाँ ये भाषा बोली जाती थी? प्रशासन हेतु इनका प्रयोग होता था। प्रशासन यानी कि जो सरकारी कामकाज होते हैं, यानी कि जो मेन भाषा थी रोम साम्राज्य की सरकारी कामों के लिए जो यूज़ होने वाली थी, वो थी आपकी लातीनी और यूनानी भाषा। क्लियर यहाँ तक? अब जो ये लातीनी और जो यूनानी भाषा है, वो कौन-कौन से भाग में बोली जाती थी? यहाँ पर मैं मैप नहीं लगा पाया स्लाइड में, मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ, और आप अपनी बुक से कर लेना मैप को, ठीक है ना? मैप मैं नहीं लगा पाया, तो वैसे आपको समझा रहा हूँ। तो आपके पास बुक होगी तो बुक अपने साथ रखिएगा और फिर धीरे-धीरे समझते चलिएगा। अब कौन-कौन से भाग में बोली जाती थी लातीनी और यूनानी भाषा? जो लातीनी भाषा थी,
लातीनी भाषा पश्चिमी भाग में, पश्चिम भाग कौन सा होता है, ये वाला, और जो यूनानी भाषा थी वो इस साइड बोली जाती थी। अब इनको याद कैसे किया जाए, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा रट्टा मार के जाते हैं कि पश्चिम में आपकी लातीनी बोली जाती थी, पूर्व में यूनानी बोली जाती थी, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे उल्टा लिखाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। इनको याद कैसे किया जाए, इनको याद करने की एक सिंपल सी टिप मैं आपको देता हूँ। यूनानी भाषा को इंग्लिश में ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं, ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। और ग्रीक लैंग्वेज कहाँ बोली जाती थी, सिंपल सी बात है, ग्रीस में बोली जाती थी। जो आज का हमारा ग्रीस है, जो आज का हमारा देश है ग्रीस नाम का, वहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती थी। जो सिकंदर था वो भी वहीं का था, और सिकंदर कौन था, यूनानी ही था एक, यानी कि यूनान का रहने वाला था। जो पहले का यूनान था, जो आज का ग्रीस है, वहाँ पर यूनानी भाषा बोली जाती थी, वहाँ पर यूनानी भाषा बोली जाती थी। कहाँ पर, ग्रीक में, यूनान में। तो जो आपका सिकंदर था वो भी वहीं का था। तो जो आपका ग्रीस है ना, आज आज का जो, जैसे ये आपका, एक मिनट, ये आपका भूमध्य सागर है, इतना पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। अब जो आपका ग्रीक देश है वो यहाँ पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर, इस एरिए में। कहाँ पर, पूर्व इलाके में, पूर्वी इलाके में आपका ग्रीक स्थित है आज का, यानी कि जहाँ पर पूर्वी इलाके में ग्रीस ग्रीक स्थित है, तो पूर्वी इलाके में आपकी यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक लैंग्वेज बोली जाएगी। और जो लातीनी भाषा थी वो सबसे पहले कहाँ बोली गई थी, वो इटली में बोली गई थी। और इटली यहाँ पर स्थित है, आपका इटली यहाँ पर स्थित है, आप मैप में देखिएगा। इटली के रोम में सबसे पहले क्या बोली गई थी, लातीनी भाषा बोली गई थी। और इटली कहाँ पर स्थित है, इटली पश्चिम में स्थित है, इटली पश्चिम में स्थित है। तो पश्चिम में कौन सी भाषा बोली जाएगी, आपकी लातीनी भाषा बोली जाएगी। और पूर्व में आपकी यूनानी भाषा बोली जाएगी, ग्रीक लैंग्वेज बोली जाएगी। क्यों बोली जाएगी पूर्व में यूनानी, क्योंकि पूर्व में ही ग्रीक देश स्थित है, ग्रीस देश स्थित है, जहाँ पर सबसे पहले यूनानी भाषा बोली गई थी। अब आपकी लातीनी भाषा पश्चिम में क्यों बोली जाती है, क्योंकि उसका उद्भव कहाँ से हुआ, इटली से हुआ। और इटली कहाँ पर स्थित है, इटली आपका पश्चिम इलाके में स्थित है। तो याद हो गई ना, अगर आपको ये पता है कि इटली कहाँ स्थित है, इटली में लातीनी बोली जाती थी, तो लातीनी पश्चिम में बोली गई। और आपको पता है कि ग्रीस हमारा पूर्व में स्थित है, तो वहाँ पर यूनानी भाषा बोली गई, तो यूनानी भाषा भी पूर्वी इलाके में बोली जाती थी। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। आगे आपको दे रखे हैं नाम, साइरेनाइका और त्रिपोलितानिया। इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई अफ्रीका। अब जो यहाँ पर हमारा भूमध्य सागर था इतना, यहाँ पे आपकी उत्तरी अफ्रीका, इस एरिया में, ठीक है ना, इस एरिया में आपकी उत्तरी अफ्रीका। यहाँ पर अफ्रीका के दो प्रांतों के नाम दिए गए हैं। एक तो ये आपका त्रिपोलितानिया, यहाँ से आपको मिल जाएगा, बुक अपने साथ में रखिएगा, त्रिपोलितानिया। और ये रहा यहाँ पर आपका साइरेनाइका। तो त्रिपोलितानिया कहाँ है, ये रहा आपका त्रिपोलितानिया, यानी कि पश्चिम में। लितानिया से ही पता लग रहा है, लितानिया से पता लग रहा है ना, लितानिया यानी कि लेटिन, लातीनी। तो इतना इलाका त्रिपोलितानिया से उस तरफ का इलाका लेटिन था, साइरेनाइका से इस तरफ का इलाका यूनानी था। साइरेनाइका यानी कि जहाँ पर यूनानी भाषा बोली जाती, ये क्या थी, ये बाउंड्री थी। ये बाउंड्री हमने बना दी कि भी त्रिपोलितानिया से उस तरफ क्या बोली जाती थी, लातीनी भाषा बोली जाती थी। और साइरेनाइका से उस तरफ कौन सी भाषा बोली जाती थी, पूर्व की ओर यूनानी भाषा बोली जाती है। ये क्या है, बाउंड्री है, साइरेनाइका और त्रिपोलितानिया, इन दोनों भाषाओं की समय सीमा रेखा है, यानी कि बाउंड्री है। ओके, क्लियर यहाँ तक। ओके, पश्चिम में कौन सी बोली जाती थी, लातीनी बोली जाती थी। पूर्व में कौन सी बोली जाती थी, आपकी यूनानी बोली जाती थी। क्लियर यहाँ तक, भाषा के बारे में हम जान चुके, उनकी संस्कृति के बारे में जान चुके, सांस्कृतिक विविधता के बारे में जान चुके। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, प्रथम सम्राट अगस्तस ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। यद्यपि अगस्तस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक है, निरंकुश शासक नहीं है। अब हम जानने वाले हैं वहाँ की राजनीतिक स्थिति। हमने सामाजिक यानी कि सांस्कृतिक स्थिति तो जान ली रोमन साम्राज्य की, अब हम जानेंगे उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी रोमन साम्राज्य की। तो प्रथम हमारा सम्राट था अगस्तस। अगस्तस, मैं इंग्लिश में आपको स्पेलिंग लिखता हूँ, AUGUSTUS।
US, ओके। अगस्तस, जो हमारा अगस्तस था उसने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि अगस्तस एक क्षत्रक शासक था और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक है और निरंकुश शासक नहीं है। तो यहाँ पर कहानी क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। कि मैंने आपको सीनेट के बारे में बताया कि सीनेट में बहुत जो अमीर लोग थे वो होते थे और वो देश की संस्था, वो देश को चलाते थे, पूरे साम्राज्य को चलाते थे। क्लियर यहाँ तक? सीनेट क्या होती थी? एक सीनेट की वजह से ही रोम था जो वो गणतंत्र कहलाता था। यहाँ तक आप समझ गए थे। अब क्या होता है, जो जूलियस सीजर होता है, जूलियस सीजर कौन था? वो अगस्तस का फादर था। जूलियस सीजर एक सैनिक था, सेनापति जिसको आप कहेंगे, सैन्य नायक सेनापति था और वो रोम का सेनापति था। तो उसने धीरे 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 राज्य स्थापित करने स्टार्ट कर दिए। वो ब्रिटेन तक गया, इंग्लैंड तक गया। फिर जो उसका बेटा था अगस्तस, उसने रोम साम्राज्य की स्थापना की। जूलियस सीजर ने नहीं की, जूलियस सीजर ने शुरुआत की थी। लेकिन जो उसका बेटा था अगस्तस उसका गोद लिया हुआ बेटा था, है ना। अगस्तस उसका गोद लिया हुआ बेटा था, दत्तक पुत्र आपकी बुक में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो जो अगस्तस था, जूलियस सीजर का बेटा, उसने रोम साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि उसने इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। और वो कब बना रोम का सम्राट? 27 ईसा पूर्व में। अब क्या था, जूलियस सीजर के टाइम पर सारा का सारा प्रशासन, सारी की सारी व्यवस्था सीनेट चलाती थी। सीनेट, जूलियस सीजर कहा ना, सेनापति के रूप में ही रहा, जिया और मर गया। लेकिन जो उसका बेटा था अगस्तस, उसने सत्ता का तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट समझते हैं ना, पलट दिया, सत्ता को पलट दिया। अब क्या था, सीनेट जो बहुत ही लंबे समय से रोम के केंद्र में रही थी और पूरा प्रशासन चलाती हुई आई थी, अगस्तस ने उसको हटा दिया और खुद एक छत्रक शासक, निरंकुश शासक भी, जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके, सम्राटों का सम्राट बन बैठा, सम्राट बन गया। पहले क्या होता था, सीनेट प्रमुख होती थी, जैसे कि जूलियस सीजर था वो एक सेनापति की हैसियत से रहा था। लेकिन जो अगस्तस था, रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट था, उसने इस व्यवस्था को बदल दिया, सीनेट को हटा दिया और खुद एक छत्रक शासक यानी कि प्रमुख शासक बन के बैठ गया, निरंकुश शासक बन के बैठ गया। अब स्टोरी यहाँ पे क्या चलती है, हमें पता है अगस्तस बहुत महान शासक था, बहुत ही शक्तिशाली था और उसने सीनेट को बदल दिया। अब कहानी यहाँ पे ये चलती है कि जो सीनेट के लोग थे ना, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, सीनेट के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ये क्या किया कि जो आज हमें पुस्तकें मिली हैं रोम साम्राज्य के बारे में, आपने पढ़ा कि वहाँ के लोग भी अपना इतिहास लिखते थे, वर्ष वृतांत लिखते थे। जो वर्ष वृतांत होते थे वो सीनेट वाले लोग ही लिखते थे ज़्यादातर। तो सीनेट वाले लोगों ने क्या किया, किताबों में लिख दिया। अभी व्यवस्था तो सीनेट ही चला रही है, ये तो बस वैसे शासक है, एक प्रमुख नागरिक है हमारे देश का, हम इसको आदर देते हैं, साम्राज्य का प्रमुख नागरिक है, प्रिंसिपेट यानी कि प्रमुख नागरिक है, और हम अगस्तस को सम्मान देते हैं। किताबों में उन्होंने ऐसा लिखा है, सीनेट वाले लोगों ने किताबों में ऐसा लिखा है ताकि उनकी इज्जत हो, सीनेट की इज्जत हो। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। अगस्तस महान सम्राट था और उसने सत्ता का तख्ता पलट कर दिया था। अब सीनेट वाले क्या कर सकते थे बेचारे, उनके हाथ में कोई ताकत नहीं थी। उन्होंने सिर्फ झूठ किताबों में लिखा कि हम बस सीनेट ही व्यवस्था चला रही है, अगस्तस तो सिर्फ और सिर्फ प्रमुख नागरिक है, ठीक है ना। तो ऐसा लिखा गया, ऐसा बताया जाता है, लेकिन वास्तव में अगस्तस प्रमुख सम्राट था। और यही बात यहाँ पर आपको कही गई कि जो राज्य स्थापित किया उसको प्रिंसिपेट कहा जाता था, प्रिंसिपेट यानी कि प्रमुख नागरिक वाला शासन। लेकिन जो अगस्तस था वो कोई प्रमुख नागरिक नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा सम्राट था। और सीनेट वाले लोगों ने खुद को सम्मान देने के लिए ऐसी बातें लिखी हैं। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पर मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। जूलियस सीजर और अगस्तस में आपको कुछ जाना पहचाना नाम नहीं लग रहा? अगस्त महीना याद नहीं आया आपको? ज़रूर याद आया होगा। जो आपका अगस्त महीना है,
वो अगस्त महीना अगस्तस के नाम पर ही पड़ा है, और जो आपका जूलियस सीज़र है उसके नाम पर आपका जुलाई महीना पड़ा है। और जो आज का आप कैलेंडर यूज़ कर रहे हो उसका सबसे पहले जो आप आज आज की दुनिया में जो आप कैलेंडर यूज़ कर रहे हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो कैलेंडर है ये जूलियस सीज़र ने बनाया था, यानी कि रोम साम्राज्य में इस कैलेंडर का सबसे पहले निर्माण हुआ था। तो ये एक फैक्ट था कि जो जूलियस सीज़र था और अगस्तस था, बाप बेटे थे। जूलियस सीज़र के नाम पे जुलाई 31 दिन होते हैं, और अगस्तस अगस्तस के नाम पे अगस्त महीना, उसमें भी 31 दिन होते हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जुलाई में भी 31, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं ना। जबकि हम एक अगर लय में देखें तो एक बार 31 दिन वाला महीना, फिर 30 दिन वाला, फिर 31, फिर 30, लेकिन जुलाई अगस्त में सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगस्तस था जो, उसने अपने पिता के बराबर, क्योंकि जुलाई में 31 महीने थे, अगस्त में 30 होने चाहिए थे, लेकिन अगस्तस ने अपने आप को पिता के बराबर रखने के लिए फरवरी से एक दिन ले लिया और 30 की बजाय अपने महीने में 31 दिन कर दिए। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। जुलाई का नाम जूलियस सीज़र पे और अगस्त का नाम उसके बेटे अगस्तस पे, और अगस्तस ने अपने पिता के बराबर करने के लिए अपने महीने में जो दिन थे वो एक दिन 30 की बजाय 31 कर लिए, और वो एक दिन फरवरी से उसने ले लिया। तो जितने भी ये नाम है ना, जैसे जून पड़ा है जूनो, जो कि रोम साम्राज्य की एक देवी थी। बहुत सारे नाम इसी तरह पड़े हुए हैं, रोम साम्राज्य से बहुत नाम लिए गए। तो रोमन साम्राज्य से हमें बहुत सारी चीज़ें आज हम यूज़ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है ना। तो ये बात आपको याद रहेगी, जुलाई अगस्त से याद रहेगा कि कौन किसका बेटा था, कौन किसका पिता था, है ना। चलिए, और जो अगस्तस था उसने कब शासन किया? 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व से ईस्वी तक किया। क्लियर। आगे चलते हैं। सीनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र था, मैंने आपको बताया ना इसको अर्ध गणतंत्र कहा जाता है, क्योंकि जो व्यवस्था थी वो सीनेट चलाती थी लेकिन राजा भी होता था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में सीनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा, 100 सालों से भी कई शताब्दी, 400-500 सालों तक सीनेट का अस्तित्व रहा। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग यानी कि अमीर और धनी लोग, मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर इसमें इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। मैंने बताया ना, रोम इटली का एक छोटा सा शहर है, वहाँ के धनी लोग इस संस्था में शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे इटली के जमींदार भी इसमें शामिल होने लगे। क्लियर। आगे चलते हैं। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लातीनी में ज़्यादातर लिखी मिलती हैं, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई। ये भी बात मैं आपको बता चुका कि सीनेट के लोगों ने ही जो आज का इतिहास, जो रोमन साम्राज्य का इतिहास है, वो लिखा है लैटिन और यूनानी भाषा में। इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से होती थी कि वे सीनेट के प्रति किस प्रकार व्यवहार रखते हैं। सबसे बुरे सम्राट वो माने जाते थे जो सीनेट को बुरी नज़र से देखते थे या फिर क्रूरता व हिंसा करते थे। कई सीनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सीनेटरों को यह एहसास हो गया था कि यह असंभव है। क्लियर। कि यहाँ पर ये बात कही गई है कि सबसे बुरे सम्राट, अब सीनेट का शासन था, उन्होंने इतिहास लिखा, तो वो सबसे बुरे सम्राट उनको कहते थे जो उनके प्रति आदर नहीं रखते थे, सीनेट को सही नहीं मानते थे, तो वो उनको बुरे सम्राट कह देते थे, क्योंकि इतिहास उन्होंने लिखा है। लेकिन हम अच्छी तरह से अध्ययन करके सारी बातों का पता लगा सकते हैं। ओके। और बहुत सारे जो सीनेटर थे यानी कि सीनेट के जो लोग थे वो सोचते थे कि हम पीछे गणतंत्र वाले, क्योंकि अगस्तस ने क्या कर दिया था, तख्ता पलट कर दिया था, शासक बन गया था वो, और सीनेट का प्रभाव कम हो गया था उसके आने से, और इसीलिए लोग सोचते थे कि हम पीछे वाले काल में चले जाएं जब पूरी तरह से हमारा सत्ता पर नियंत्रण था। लेकिन जब अगस्तस आया तो उसने सीनेट को गौण कर दिया, सीनेट की शक्ति को कम कर दिया। लेकिन वो ये बात भी जान चुके थे कि अब ऐसा होना असंभव है, अब शासक का ही, सम्राट का ही शासन चलने वाला है। ओके। तो लेक्चर लंबा हो गया है, 30 मिनट का हो गया है, लेकिन हमने बातें बहुत सारी जाने। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।